क्लास 10th का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ ऑन फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और इसका कंसेप्ट जो है वो 9th में भी आता है कि फूड चेन जो है वो क्या है। देखो, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी को किसी न किसी फॉर्म में फूड चाहिए और ज़िंदा रहने के लिए एनिमल्स को कहीं ना कहीं से खाना जो है उसका इंतज़ाम करना पड़ता है। अब जब हम दुनिया के सभी ऑर्गेनिजम्स को, सभी एनिमल्स को एक इस तरह से एक सीक्वेंस में अरेंज करते चले जाते हैं कि वो क्या खाते हैं और उन्हें कौन खाता है, तो एक चेन तैयार होती है और उसे ही फूड चेन कहते हैं। सिंपल सी ज़बान में कहें तो फूड चेन क्या हुई? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis what they eat and by whom they are eaten. Arrangement of organisms on the basis what they eat and by whom they are eaten. That arrangement is called food chain. उसे फूड चेन कहा जाता है। एग्जाम्पल देकर समझाएं तो इस दुनिया में हर फूड चेन जो है उसकी शुरुआत खाना बनाने वाले यानी प्रोड्यूसर से होती है। और प्रोड्यूसर कौन? हमारे ग्रीन प्लांट्स। तो हर फूड चेन की शुरुआत जो है वो हमारे प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स से होगी और फिर इन ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं हमारे कंज्यूमर्स। सो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स आ गए जो सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके फूड तैयार करते हैं और ग्रीन प्लांट्स में से फिर फूड को अलग अलग डिग्री के, अलग अलग तरह के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए इस ग्रीन प्लांट का इस्तेमाल जो है, इससे निकले हुए फ्रूट का, फल का, पत्ते का, खाने का इस्तेमाल जो है कोई इंसेक्ट करता है। इस पेड़ पर कोई इंसेक्ट पलता है तो वो इंसेक्ट जो है यहाँ कंज्यूमर आ गया। अब कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कई होते हैं। इस इंसेक्ट को फर्दर आगे मान लीजिए कोई बर्ड खाता है और उस बर्ड को अपने फूड के लिए इस्तेमाल, फॉर एग्जाम्पल कोई स्नेक उसे एज अ फूड यूज़ कर लेता है और उस स्नेक को मान लीजिए आगे जाकर जब उसकी डेथ होती है तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स जो हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये एक फूड चेन बन गई। इसमें इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक ये सब कंज्यूमर्स हैं जिन्हें आप प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इसका ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर है। और ये जो लास्ट में इन कंज्यूमर्स के डेथ के बाद इन्हें डिकम्पोज करने वाला है, ये डिकम्पोजर है। बैक्टीरिया, फंजे वगैरह इसमें आते हैं। तो ये एक फूड चेन तैयार हो गई। इसकी शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, बीच में कंज्यूमर्स आते हैं और लास्ट में इसका एंड जो है वो डिकम्पोजर से होता है। सो दिस इज फूड चेन, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस व्हाट दे ईट एंड बाय whom दे आर ईटन, दैट वी कॉल फूड चेन। इस फूड चेन में जो ये अलग अलग लेवल्स हैं इन्हें ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि दुनिया में जो भी फूड चेन्स होती हैं, कोई भी फूड चेन जो है वो अलग नहीं होती, कटी नहीं होती, बल्कि सारी फूड चेन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। आइसोलेटेड नहीं होती है कोई फूड चेन। अब ये आइसोलेटेड नहीं होती है, इंटरलिंक्ड होती है, इसका क्या मतलब है कि ये ग्रीन प्लांट ने इंसेक्ट लिया, ग्रीन प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को बर्ड ने खाया, बर्ड को स्नेक ने, स्नेक को बैक्टीरिया। बट यहाँ ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि
ग्रीन प्लांट पे डिपेंड इंसेक्ट को बर्ड ना लेकर, बर्ड्स तो ले ही सकती है, बर्ड के अलावा मान लीजिए कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट को कोई और ऑर्गेनिज्म, इस इंसेक्ट को कोई और ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई फिश खा जाती है, और ये फिश जो है, इस फिश को मान लीजिए इस फिश को कोई ह्यूमन बीइंग खा जाता है, और ये ह्यूमन बीइंग जो है, इसकी डेड बॉडी को कोई बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है मरने के बाद, तो ये एक दूसरी फूड चेन बन गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दो फूड चेन्स जो हैं, इनमें लिंकेज है, ये आपस में लिंक्ड है। ऐसे कोई तीसरी फूड चेन हो सकती है, मान लीजिए यहाँ ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं, इन ग्रीन प्लांट्स पे कोई हर्बीवर एनिमल डिपेंड करता है। हर्बीवर एनिमल कोई भी हो सकता है, मान लीजिए घास को एक गौ खाती है और इस गाय का दूध जो है वो इंसान पीता है, तो ये एक तीसरी फूड चेन बन जाएगी, लेकिन ये भी लिंक्ड है। इस फिश को कोई बर्ड खा सकती है, उस बर्ड को स्नेक ले सकता है, स्नेक को ईगल खा सकती है और ईगल को फिर बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है। ग्रीन प्लांट को कोई हिरन खा सकता है, डियर खा सकता है, उसे कोई लाइन खा सकता है, लाइन मर जाए तो उसे बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है। इस तरह से देखा जाए तो इस पूरे इकोसिस्टम में जितनी भी फूड चेन्स हैं वो आइसोलेटेड नहीं हैं, बल्कि सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड है। और ये इंटरलिंक्ड फूड चेन्स जो होती हैं, इसको हम लोग फूड वेब के नाम से जानते हैं। So, the food chains in this ecosystem are not isolated but are interlinked with each other, and these interlinked food chains together form food web. इसको food web कहा जाता है। तो food chain की डेफिनेशन आपने आज लिखनी है, food web की डेफिनेशन आज आपने लिखनी है, और अब हम आपको इस फूड चेन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन्स में क्या आएगा? नंबर 1, ये आप लोग साथ साथ में नोट करेंगे। नंबर 1 कि हर फूड चेन की शुरुआत जो है वो एक प्रोड्यूसर से होती है। ऑल द फूड चेन्स स्टार्ट फ्रॉम अ प्रोड्यूसर, देन कम्स कंज्यूमर्स एंड एट लास्ट डिकम्पोजर। तो पहली प्रॉपर्टी फूड चेन की ये रहेगी कि हर फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, बीच में कंज्यूमर्स आते हैं, और हर फूड चेन एंड डिकम्पोजर पे होती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी हम फूड चेन की ये रख सकते हैं कि कोई भी फूड चेन आइसोलेटेड नहीं होती है। सारी फूड चेन्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती हैं, और इंटरलिंक्ड होने की वजह से फूड चेन्स एक फूड वेब बनाती हैं। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। नंबर 3 कि फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कैन बी सीन इन अ फूड चेन। हमेशा एनर्जी का फ्लो जो है वो हमारे प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर्स की तरफ होगा। सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। दिस विल बी द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अवर फूड चेन। नंबर 4, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो कभी भी 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। ये माना जाता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है
तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो अगले ट्रॉपिक लेवल में मिलती है, रहती है, एक्यूमुलेट होती है। बाकी 90% ऑफ द एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में वेस्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट रहेगी। फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल जितने ज़्यादा आते जाएंगे, हर लेवल पे एनर्जी का लॉस जो है वो होता है। सारी की सारी एनर्जी जो है पेड़ से इंसेक्ट को नहीं मिलेगी। पेड़ में जितनी एनर्जी है उसको खाने के बाद इंसेक्ट उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी अपने पास ले पाएगा, 90% एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी। इंसेक्ट में जितनी एनर्जी है उसे जब कोई बर्ड खाएगा तो बर्ड इंसेक्ट की उस 10% एनर्जी को ही ले पाएगा, बाकी 90% यहाँ भी लॉस हो जाएगी। सो एवरी एनर्जी ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन टू द एनवायरमेंट, ओनली 10% इज रिटेन्ड इन द अनदर ट्रॉपिक लेवल। इसीलिए हम कहेंगे इसे 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो कहा जाता है। दिस विल बी द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर फूड चेन। इसलिए कहा कि फूड चेन जितनी बड़ी होगी, जितने ज़्यादा उसमें ट्रॉपिक लेवल्स होंगे, उतना ही ज़्यादा बार एनर्जी ट्रांसफ़र होना होगा और उतनी ही ज़्यादा बार एनर्जी का लॉस जो है एनवायरनमेंट में होगा। इसलिए फूड चेन जितनी छोटी हो उतनी एनर्जी एफिशिएंट रहती है, फूड चेन जितनी लंबी हो उतना ही एनर्जी की एफिशिएंसी, एनर्जी ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी उसमें कम होती जाती है, लॉस ऑफ द एनर्जी जो है उतना ज़्यादा होता जाता है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फूड चेन के पढ़ा रहे हैं, ये आप लोग अपनी कॉपी पे अच्छे से एक एक करके फेयर कर लेंगे। नंबर 1 कि हर फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से होगी, बीच में कंज्यूमर होंगे और लास्ट पे डिकम्पोजर आएगा। नंबर 2 कोई भी फूड चेन आइसोलेटेड नहीं होती, सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होकर फूड वेब की फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 3 फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। नंबर 4 एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र जब होता है तो 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस कर जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल में रह पाती है। ये हमारी जो फूड चेन है उसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसमें एक चीज़ और हमने देखनी, एक चीज़ और नोटिस करनी है कि जब फूड चेन में किसी ट्रॉपिक लेवल को कोई नुकसान होता है, कोई ट्रॉपिक लेवल एक्सटिंक्ट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसका असर न सिर्फ उस ट्रॉपिक लेवल पर या उस फूड चेन पर बल्कि पूरे इकोसिस्टम यानी पूरे फूड वेब पर होता है। मान लीजिए स्नेक्स एक्सटिंक्ट हो जाएं, ये ट्रॉपिक लेवल ख़त्म हो जाए, तो इसका असर पूरे फूड वेब पर और पूरे इकोसिस्टम पर होने वाला है। अब सांप के मरने से इंसान को क्या खतरा है? देखो, स्नेक्स जो होते हैं जब एक ट्रॉपिक लेवल ख़त्म हो जाएगा तो उस ट्रॉपिक लेवल के ऊपर के जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनको फूड नहीं मिलेगा, लेकिन उस ट्रॉपिक लेवल से जो नीचे के ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है कई गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें भी फूड नहीं मिलेगा। नतीजा ये कि जब एक ट्रॉपिक लेवल ख़त्म होता है तो उसके हायर ट्रॉपिक लेवल्स पर भी बुरा असर पड़ता है और उसके नीचे के ट्रॉपिक लेवल्स पर भी बुरा असर पड़ता है। ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स को नुकसान ये होता है कि वो जिसे खाया करते थे वो फूड नहीं मिल पा रहा है, और नीचे के ट्रॉपिक लेवल्स को ये नुकसान होता है कि जो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने वाला था वो नहीं रहा, उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें भी खाने पीने की दिक्कत शुरू हो जाती है। स्नेक्स के ख़त्म होने से ईगल मरेगा, क्योंकि स्नेक ईगल का फूड है तो ईगल इफेक्ट होगा। लेकिन स्नेक्स के मरने से चूहे जो हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि वो सारा अनाज ख़त्म कर देंगे, और जब अनाज ख़त्म होगा तो इंसान को फूड नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रॉपिक लेवल का नुकसान न सिर्फ उस ट्रॉपिक लेवल का नुकसान और न सिर्फ उस फूड चेन का नुकसान है,
बल्कि पूरी फूड वेब जो है इससे डिस्टर्ब हो जाती है। और यही वजह है कि हम लोगों को काफ़ी बार ये पढ़ने को मिलता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को बचाना है। हर ट्रॉपिक लेवल, हर स्पीशी इस इकोसिस्टम में अपनी एक इम्पोर्टेंस रखती है, और एक स्पीशी एक ट्रॉपिक लेवल के एक्सटिंक्ट होने का मतलब न जाने कितनी और इंटरलिंक्ड स्पीशीज जो हैं, जो उसके फूड वेब और फूड चेन में हैं, वो अफेक्ट होंगी। सो लॉस या एक्सटिंक्शन ऑफ अ सिंगल ट्रॉपिक लेवल विल अफेक्ट द होल फूड वेब। ये भी आप फूड चेन में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी डाल सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो था, इसमें आप लोग आज कॉपी पर क्या तैयार करेंगे, क्या लिखेंगे, एक आप फूड चेन की डेफिनेशन, एक आप फूड वेब की डेफिनेशन, और नंबर 3 ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको फूड चेन के बताए, ये आप उसमें लिखेंगे।